बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। और पिछली बार जब हमारी बात हुई थी आपकी और मेरी, वहाँ से मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या इन लेवल पर आपको थोड़ा डर लग रहा है मार्केट को लेकर। वहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट और चल चुका है तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में, और ऑब्वियसली ब्रॉड बेस्ड रैली रही है ये। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा लोगों ने पैसा बनाया है। इस समय आपकी क्या एडवाइस होगी और क्या व्यू है इस समय मार्केट पर? तो अनुज भाई, अगर आप देखें तो एक बिरबल की कहानी भारतीय मार्केट में बन रही है। अकबर राजा ने जब बिरबल को कहा कि एक लाइन को टच किए बगैर बड़ी कर दो, तो उन्होंने उस लाइन के नीचे छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाली लाइन अपने आप बड़ी हो गई। सो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार, हमारे फंडामेंटल्स तो अच्छे थे ही, बट बाकी देशों की लाइनें छोटी होने लगी तो हमारी लाइन और बड़ी दिखने लगी है। इस वक्त मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, फंड फ्लो पॉजिटिव है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल कुछ प्रमोटर्स को छोड़ दे तो बिकवाली बहुत कम है, और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। ऑब्वियसली ये तीनों चीजों का त्रिवेणी संगम मार्केट को चला रहा है और ब्रॉड बेस्ड रैली दिख रही है। इस वक्त स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ कंपनीज अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से काफी ऊपर चल रही है। वहां पे एक प्रकार का संशय रखना या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना उचित रहेगा। मार्केट के सामने इवेंट्स भी काफी है। यूएस फेड पिवट से लेके इलेक्शन, उसको नजर रखते हुए हम मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, इस समय पे लिवरेज पोजीशन खत्म कर दे, थोड़ी ओवरवेट पोजीशन कम कर दे तो सही बात होगी। बट अगर आप न्यूट्रल वेट चला रहे हैं और आपके पास ओवरवेट बनने की जगह है तो इन्वेस्टेड ही रहिए। इस वक्त त्रिवेणी संगम है बाजार में, सेंटिमेंट्स, फ्लोज एंड फंडामेंटल्स। एंड दूसरे देशों की लाइन छोटी है तो हमारी लाइन और भी बड़ी दिखती है। नीलेश भाई, लेकिन हमारी लाइन और कितनी बड़ी हो सकती है दूसरे की लाइन छोटी किए बिना? अनुज भाई, अपनी कहानी में वही सबसे अच्छी चीज है कि बाकी लोगों की लाइन छोटी हो बड़ी हो, बट हमारी लाइन तो बड़ी होती रहेगी। आज जब हमने करियर की शुरुआत की थी तब $300 बिलियन की मार्केट और जीडीपी थी। आज हमारी आंखों के सामने तकरीबन $3.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप और जीडीपी हो गई। तो 10 गुना ग्रोथ हमने 30 सालों में देखा है। कुछ उसी प्रकार की रफ्तार, उसी प्रकार का ग्रोथ आने वाले सालों में भी दिखता रहेगा। तो हमारी लाइन तो बड़ी होती रहेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। ओके, अपने रेखाओं को और विश्व भर के दूसरे देशों की रेखाओं के जरिए रेखांकित करते हुए बाजार की दशा और दिशा नीलेश जी। अच्छा, अब इन रेखाओं से निकल के कुछ ऐसी बातों पे आते हैं नीलेश जी जिसको आपको सुलझाना है। मतलब वो ये है कि कुछ स्पेस जहाँ पे दुविधाएं थी, आईटी नंबर्स अभी भी अगर आप देखें तो कमज़ोर हैं, इसमें कोई राय नहीं, ज़मीनी हकीकत तो यही है। लेकिन आपने 2-3 इवेंट्स का जिक्र किया, उसमें यूएस के रेट्स, उसकी दिशा दशा एग्जैक्टली हमारे इस आईटी का बिहेवियर भी तय करेगी। ये नंबर्स कैसे लगे आपको, और बाजार जो उत्साहित रहा पिछले कुछ दिनों में निफ्टी आईटी को लेकर, आईटी स्टॉक्स को लेकर, उसमें आपको क्या तर्कसंगत नजर आया? आईटी पर आपका व्यू क्या है? तो वीरेंद्र भाई, आईटी के ऊपर बहुत विश्वास से कुछ कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से मार्केट आगे वाले समय को देख रहा है। पिछले क्वार्टर के नतीजे तो ठीक ठाक नहीं थे। जो अनसर्टेनिटी आईटी क्षेत्र में है वह मार्केट ने डिस्काउंट करके रखी है। अब 3 चीजों पे आईटी क्षेत्र के निवेशक दावा लगा रहे हैं। एक, पहले हाफ में जनवरी से जून 2023 में लोगों ने खर्चा कम किया है। हो सकता है अपने जो बजट मिले हैं आईटी के सीआईओस को, उसको
खर्चा करने में एक तेजी आएगी। जुलाई से दिसंबर के बीच में वो लोग फटाफट खर्चा करेंगे और यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी चीज, डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, बट उनका कन्वर्जन बिजनेस में थोड़ा धीमी गति से हो रहा है। जब तक पाइपलाइन स्ट्रांग है तब तक उम्मीद कायम है कि आज नहीं तो कल ये डील में कन्वर्ट हो जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आईटी क्षेत्र के वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। कंपनीज इस लेवल पे भी अच्छा मुनाफा कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक कॉन्ट्रा बाइंग, एक कॉन्ट्ररी बाइंग आईटी क्षेत्र में चालू कर दी है। कौन सा बाइंग इन आईटी? ओके, आपका व्यू बिल्कुल सही से आपने रखा है यहाँ पे नीलेश भाई। अब आते हैं बैंकों को लेकर। नीलेश जी, आज हम जब इंडसइंड बैंक के नंबर्स को देख रहे थे, एनआईएम्स एट 4.29%, ये एक वो दौर था, क्वार्टर था, जब सडनली हमने मात्र एक साल की अवधि में, 9-10 महीनों की अवधि में एक सब्सटेंशियल रेट हाइक्स देखे, और उस दौरान जो आपकी डिपॉजिट कॉस्ट थी वो भी काफ़ी बढ़ रही थी, और उस दौर में भी बैंकों ने बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत एनआईएम्स पेश किए। ये किस प्रकार की पिक्चर ड्रॉ करता है? अल्टीमेटली प्रश्न मेरा ये है, निफ्टी बैंक चल भी काफ़ी चुका है, अच्छे नंबर्स को हम फैक्टर इन करके ऑलरेडी खड़े हुए हैं, यहाँ से ये अर्निंग्स क्या आपको सरप्राइज कर रही हैं, ये एनआईएम्स क्या आपको सरप्राइज कर रहे हैं, और अब बैंकों पे क्या अप्रोच रखेंगे आप? वीरेंद्र भाई, आईटी क्षेत्र में मार्केट वैल्यूएशन अनसर्टेनिटी डिस्काउंट कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में मार्केट वैल्यूएशन पॉजिटिविटी डिस्काउंट कर रहे हैं। लिक्विडिटी काफी अच्छी है, आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज की है। एनपीएस लेवल कम है, 25 सालों के सबसे लोएस्ट नेट एनपीए लेवल पे हम खड़े हैं। आने वाले समय में कॉर्पोरेट इंडिया और इंडिविजुअल इंडिया, हाउस होल्ड इंडिया, उनका लिवरेज अभी भी रीजनेबल लगता है, तो एनपीए बढ़ेंगे ऐसा कोई संशय नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बैंकों के मार्जिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे थे, बिकॉज बढ़ती हुई ब्याज की सिचुएशन में लोन को ब्याज दरें पहले पास हो गई, डिपॉजिट को बाद में हुई। बट ये सारी पॉजिटिविटी मार्केट के शेयर प्राइस डिस्काउंट कर रहे हैं। यहां से बैंकिंग क्षेत्र अच्छा ही करेगा ऐसा लगता है। लिक्विडिटी, एनपीएस एंड स्प्रेड, ये सब रीजनेबल रहेंगे, बट यहां से बैंकिंग क्षेत्र को आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां से मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र मार्केट के आसपास चलता रहेगा, एंड बॉटम अप पिकिंग, स्टॉक पिकिंग के ऊपर शायद आपको एक आध एक्सेप्शनल आउट परफॉर्मेंस मिल जाए, बट ब्रॉडली बैंकिंग क्षेत्र मार्केट के आसपास रिटर्न देना चाहिए। ओके, नीलेश भाई, मुझे पता आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलीकैब जैसी कंपनियां जहां पर इतने शानदार रिटर्न्स रहे हैं, और आपके 5 या 6 फंड्स में अच्छी क्वांटिटी आपके पास, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में करीब 2.25 लाख हैं, कोटक फोकस्ड में 2 लाख से ऊपर शेयर हैं, कोटक इक्विटी आर्बिट्राज में 1 लाख से ऊपर शेयर हैं, और बाकी भी कई फंड्स मतलब में ये शेयर्स रहे हैं आपके। इस स्पेस में जिस तरीके की रैली बन रही है, ये मतलब क्या बता रहा है आपको? क्या यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव नहीं है, या वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव होने के बाद भी रैली कंटिन्यू रह सकती है? अनुज भाई, 3 चीजों का मिश्रण हो रहा है इस प्रकार के क्षेत्र में। एक, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप लोहारचाल, प्रिंसेस स्ट्रीट, कालबा देवी में चले जाए तो आपको वहां पे एक हब मिलेगा इलेक्ट्रिक वायर्स का, केबल्स का, और वहां पे पहले बहुत सारी अनब्रांडेड कंपनीज के माल बिकते थे। आज अगर आप चले जाओ तो वहां पे ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड माल्स बिकते हैं। सो एक है कि जो ब्रांडेड कंपनीज है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट ला रही है, इनोवेशन कर रही है, वो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र से मार्केट शेयर गेन कर रही है। दूसरी चीज, जो कंपनीज भारत के साथ साथ विदेश में भी जो लोग सर्विस कर रही है, माल बेच रही है, उनके लिए अपना देश तो बड़ा मार्केट है ही, बट बाहर की दुनिया में जाके भी वो लोग कंपटीशन दे रहे हैं।
और तीसरी और फाइनल चीज जो है कि एक मैनेजमेंट जिसमें विजन हो, एग्जीक्यूशन करने की क्षमता हो और जो एक सेक्टर लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा हो, ये तीनों चीजों का मिश्रण हमें इस प्रकार की कंपनी में दिख रहा है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, भारत के साथ साथ बाहर की विदेशों में जाके मार्केट कैटर कर रहे हैं, मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने क्षेत्र में लीडरशिप ले रहे हैं। इन तीनों चीजों को आप कंबाइन कर ले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कंपनी जहां ये तीनों चीजों का मिश्रण दिखता है, वहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। ओके अच्छा नीलेश जी, क्योंकि पॉलीकैब का जिक्र भी हुआ, हमने रेट्स को भी डिस्कस किया, ब्याज दर को डिस्कस किया, आपने एक बहुत अच्छा आउटलुक शेयर किया था आज से लगभग 1-1.25 साल पहले कि रियल एस्टेट एंसिलरी बहुत अच्छा करेगी और वो कर भी रही है, एंड पॉलीकैब इज अ गुड इंस्टेंस फॉर दैट एज वेल। अभी कोर रियलिटी कंपनी पर क्या करें, रियलिटी सूडो रियलिटी पे क्या करें, क्योंकि प्राइसेस तो उस दौर में भी जब रेट्स बढ़ रहे थे, आई मीन CY22 के मिड से बढ़ना शुरू हुए, प्राइसेस रत्ती भर एक नहीं रिट्रेस हुए रियल एस्टेट के। तो ऐसे में जैसे कि हम DLF में मूव देख रहे हैं, ओबरा रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई, क्या रियल एस्टेट भी यहां से डिलीवर करने को तैयार है? आपका व्यू क्या कहता है? आई थिंक रियल एस्टेट में वीरेंद्र भाई आपको उन कंपनीज पे ध्यान रखना पड़ेगा जो अपर मिडिल क्लास से रिच क्लाइंटेल को सर्व कर रहा है। आई थिंक मास मार्केट में जो रियल एस्टेट कंपनीज है उन्हें शायद उतना मुनाफा नहीं दिखेगा जितना उन कंपनीज को दिखेगा जो लग्जरी या अपर मिडिल क्लास टू रिच सेगमेंट को कैटर कर रहा है। रियल एस्टेट मेरे हिसाब से सेक्टर से ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक देखना चाहिए। हैदराबाद की मार्केट बंबई की मार्केट से पूरी अलग चल सकती है, नोएडा की मार्केट गुड़गांव की मार्केट से अलग चल सकती है, अहमदाबाद की मार्केट चेन्नई की मार्केट से अलग चल सकती है। रेसिडेंशियल अलग चलता है, कमर्शियल अलग चलता है। तो रियल एस्टेट को एक सेक्टर की तरह मत देखिए, कंपनी स्पेसिफिक देखिए। जो कंपनीज इस वक्त लग्जरी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे है, वहां पे मेरे हिसाब से आप निवेश देख सकते हैं। मास मार्केट एंड कमर्शियल रियल एस्टेट को एक बार अवॉइड करना चाहिए। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज ये बात करने के लिए, और एकदम जो कैंडिड बात आप करते हैं हमारे साथ, और एक रियलिस्ट की तरह से जो बात करते हैं वो बात हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।